दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं, भारत की गुलामी सिर्फ तोप तलवार से नहीं बल्कि गद्दारी, रिश्वतखोरी और चालबाजी से शुरू हुई थी, जिसमें भारतीय राजा लालच के चलते फंसते चले गए। जी हां, अंग्रेज न तो यहां कोई बड़ा खजाना लाए, न कोई बड़ी फौज लाए, बल्कि हमारी ही जमीन, हमारा ही सोना चांदी, हमारे ही राजाओं से लूटकर हमें ही गुलाम बना दिया। और इस धोखे की सबसे बड़ी मिसाल है मीर जाफर, वो शख्स जिसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों को बंगाल की गद्दी तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा यहां है, जिस गद्दी के लिए उसने गद्दारी की थी, उसी गद्दी से अंग्रेजों ने आखिरकार उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। उसका बेटा, जो अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों ने साजिशों के जाल में फंसाकर उसको मौत के घाट उतार दिया और मीर जाफर बस एक मजबूर कठपुतली बन गया, जिसकी डोर अंग्रेजों के हाथों में थी। और आज हम सुनेंगे भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक का तीसरा अध्याय, मीर जाफर। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको अंदर तक झकझोर देगा और आखिर में वो सच सामने आएगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अध्याय 3, मीर जाफर। हिंदू मुस्लिम पक्षपात का प्रारंभ विश्वासघात करने वालों में उच्च मानसिक या नैतिक खूबियों का होना करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए कोई अचरज नहीं कि शासक की हैसियत से मीर जाफर अयोग्य, कमजोर और अदूरदर्शी साबित हुआ। इसके अलावा वह अब क्लाइव और उसके अंग्रेज साथियों के हाथों की कठपुतली था। क्लाइव की इच्छा के खिलाफ वह कोई काम न कर सकता था। मुर्शिदाबाद के एक हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रख छोड़ा था और मीर जाफर की मृत्यु के समय तक यह उपाधि उसके साथ लगी रही। दिल्ली सम्राट का दरबार इस समय तक काफी निर्बल हो चुका था। मालूम होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद सूबेदारी बाजाप्ता दिल्ली दरबार से मीर जाफर को अता हो गई। सिराजुद्दौला का नाना अलीवर्दी खां इस बात को समझता था कि प्रजा के सुख और खुशहाली को बढ़ाना और बिना मजहबी भेदभाव के योग्य आदमियों को राज्य के ऊंचे से ऊंचे और जिम्मेदार ओहदों पर नियुक्त करना राजा का धर्म है और इसी से राज्य की जड़ें चिरस्थायी हो सकती हैं। इसीलिए उसने अपनी सूबेदारी में करीब करीब सब ऊंचे ओहदों पर हिंदुओं को नियुक्त कर रखा था। सिराजुद्दौला भी अपने थोड़े से शासनकाल में और ऐसे कठिन समय में, जबकि उसे लगातार षड्यंत्रों और साजिशों का मुकाबला करना पड़ा, अपने नाना की इस उदार नीति का ठीक ठीक पालन करता रहा। अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला दोनों अपनी हिंदू और मुसलमान प्रजा को एक आंख से देखते थे और उनके साथ एक बराबर बर्ताव करते थे। किंतु यह एक विचित्र बात है कि बंगाल के शासन में अंग्रेजों का दखल शुरू होते ही मुसलमान सूबेदारों की यह नीति एकदम बदल गई। नवाब मीर जाफर अली खान ने मसनद पर बैठते ही हिंदुओं को तमाम ऊंचे ऊंचे ओहदों से हटाकर उनकी जगह अपने सहधर्मियों को भरना शुरू कर दिया। यह नीति मीर जाफर और उसकी प्रजा दोनों के लिए अहितकर किंतु अंग्रेजों के लिए हितकर थी और इतिहास से जाहिर है कि मीर जाफर इस मामले में क्लाइव और उसके साथियों के इशारे पर चल रहा था और उन्हीं की संगीनों के बल पर सब खेल रहा था। सबसे पहले इन लोगों ने मुर्शिदाबाद की सूबेदारी के अधीन बड़े बड़े प्रांतों से हिंदू नरेशों को हटाकर उनकी जगह मुसलमानों को नियुक्त करना शुरू किया। राजा रामनारायण पर हमला। पहला हिंदू नरेश जिसे क्लाइव और मीर जाफर ने मिलकर मिटाना चाहा, बिहार प्रांत का शासक राजा रामनारायण था। रामनारायण अलीवर्दी खां के खास आदमियों में से था। अलीवर्दी खां ने ही उसे बढ़ाकर इस ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया था। अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला दोनों का रामनारायण सदा वफादार रहा। सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो साजिश की गई उसमें वह शामिल न था, यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। किंतु
जब उसने सिराजुद्दौला के मारे जाने और मीर जाफर के गद्दी पर बैठने की खबर सुन ली, तब अपने प्रांत में भी मीर जाफर की सूबेदारी का बाजाब्ता ऐलान करा दिया। राजा रामनारायण पर अब यह इल्जाम लगाया गया कि उसने फ्रांसीसियों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है और अवध के नवाब वजीर के साथ मिलकर मीर जाफर के खिलाफ साजिश कर रहा है। निस्संदेह यह पूरा किस्सा केवल उसे बिहार की गद्दी से हटाने के लिए गढ़ा गया था। 6 जुलाई 1757 को क्लाइव के हुक्म से मेजर कूट 230 गोरे और करीब 300 हिंदुस्तानी सिपाही लेकर मुर्शिदाबाद से पटना की तरफ रवाना हुआ। बहाना यह लिया गया कि यह सेना फ्रांसीसियों का पीछा करने के लिए भेजी जा रही है, किंतु 12 अगस्त को मेजर कूट के पास क्लाइव का एक पत्र पहुंचा, जिसमें क्लाइव ने उसे यह हिदायत दी कि तुम पटना पहुंचकर मीर जाफर के एक भाई महमूद अमीन खां के साथ मिलकर रामनारायण को गद्दी से हटाने का प्रयत्न करो। मेजर कूट पटना पहुंचा, किंतु उस थोड़ी सी सेना से रामनारायण को हरा सकना नामुमकिन था। राजा रामनारायण को भी मेजर कूट के नाम क्लाइव के पत्र की कुछ खबर मिल गई थी। उसने धीरज से काम लिया। समझौते की बातचीत शुरू हुई। 12 अगस्त को रामनारायण के महल में सभा हुई। जितने इल्जाम रामनारायण पर लगाए गए थे, उसने उन सबको शांति के साथ झूठा साबित किया। कूट और महमूद अमीन के साथ मीर जाफर का दामाद मीर कासिम भी मौजूद था। अंत में एक ब्राह्मण को बुलाकर सबकी मौजूदगी में राजा रामनारायण ने मीर जाफर को सूबेदार स्वीकार किया और उनकी वफादारी की कसम खाई। मीर कासिम और महमूद अमीन ने कुरान उठाकर अपने दिलों की सफाई का ऐलान किया और फिर वे तीनों और मेजर कूट सब एक दूसरे से गले मिले। मेजर कूट अपनी सेना सहित 7 सितंबर को पटना से चला और 7 दिन में मुर्शिदाबाद वापस पहुंच गया, किंतु क्लाइव की इच्छा अभी पूरी न हुई थी। राजा रामनारायण एक खासा जबरदस्त नरेश था और क्लाइव का असली उद्देश्य उसके बल को तोड़ना था। इसलिए रामनारायण पर अभी और मुसीबतों का आना बाकी था। राजा रामरम सिंह पर हमला। दूसरा हिंदू नरेश जिस पर मीर जाफर और क्लाइव की नजर गई, उड़ीसा का राजा रामरम सिंह था। उड़ीसा भी बिहार के समान बंगाल के सूबेदार के अधीन था। क्लाइव जिस समय मुर्शिदाबाद में था, मीर जाफर ने राजा रामरम सिंह को अपने प्रांत की मालगुजारी का हिसाब समझाने के बहाने मुर्शिदाबाद बुलावा भेजा। रामरम सिंह को संदेह हुआ। उसने खुद न आकर अपने एक भाई और एक भतीजे को हिसाब की किताबों समेत मुर्शिदाबाद भेज दिया। ये दोनों मुर्शिदाबाद पहुंचते ही कैद कर लिए गए। राजा रामरम सिंह का संदेह सच्चा साबित हुआ। रामरम सिंह साहसी था। वह यह भी समझता था कि मुर्शिदाबाद के दरबार की असली बाग क्लाइव के हाथों में है। उसने फौरन मीर जाफर के इस व्यवहार की शिकायत करते हुए क्लाइव को लिखा, मैंने एक जबरदस्त सेना जमा कर ली है जिसमें 2000 सवार तथा 5000 पैदल हैं, और यदि नया नवाब मुझे गिरफ्तार करने या दबाने के लिए सेना भेजने की गलती करेगा तो मैं उसके मुकाबले के लिए काफी हूं। किंतु यदि आप मध्यस्थ होकर मेरी सलामती का जिम्मा लें तो मैं खुद आकर मीर जाफर से मिलने और 1 लाख रुपए नजराना पेश करने के लिए तैयार हूं। क्लाइव समझ गया कि रामरम सिंह से भिड़ना अभी ठीक नहीं। क्लाइव के कहने पर रामरम सिंह के दोनों रिश्तेदार तुरंत छोड़ दिए गए और उड़ीसा की गद्दी पर रामरम सिंह को बहाल रखा गया। राजा युगल सिंह पर हमला। तीसरा हिंदू नरेश जिसके बल को क्लाइव और मीर जाफर ने तोड़ने का इरादा किया, पूर्णिया का राजा युगल सिंह था। सिराजुद्दौला ने अपने रिश्तेदार शौकत जंग की मृत्यु पर युगल सिंह को उस प्रांत का हाकिम नियुक्त किया था। मीर जाफर युगल सिंह को हटाकर उसकी जगह अपने एक आदमी खुद्दाम हुसैन को वहां का नवाब बनाना चाहता था। युगल सिंह मुकाबले के लिए तैयार हो गया। कंपनी और सूबेदार की सेनाओं ने मिलकर पूर्णिया पर चढ़ाई की।
युगल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया और खुद्दाम हुसैन को गद्दी पर बिठा दिया गया। राजा दुर्लभ राम पर हमला। इसके बाद मीर जाफर ने अपने हाल के मददगार राजा दुर्लभ राम को मिटाना चाहा। राजा दुर्लभ राम मुर्शिदाबाद के दरबार में माल के महकमे का हाकिम था। मीर जाफर के ऊपर उसके अनेक एहसान थे। सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में उसने अंग्रेजों और मीर जाफर को मदद दी थी, किंतु उसका बल और प्रभाव दोनों खूब बढ़े हुए थे। इसीलिए उसके नाश की तदबीरें सोची गईं। वह कमर कसकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अंग्रेज उसके असर को देखकर डर गए। तुरंत स्वयं वॉट्स ने बीच में पड़कर मीर जाफर और दुर्लभ राम दोनों में सुलह करवा दी। इस तमाम छेड़छाड़ से क्लाइव का मुख्य उद्देश्य था बंगाल के तमाम पुराने और बड़े बड़े घरानों के बल को तोड़ना, मीर जाफर को आम लोगों में अप्रिय बना देना और सूबेदारी भर में अंग्रेजों के बल और प्रभाव की धाक जमा देना। राजा रामनारायण पर चढ़ाई। राजा रामनारायण पर एक विशाल सेना लेकर दोबारा चढ़ाई करने की तजवीज की गई। अफवाह उड़ी या उड़ाई गई कि अलीवर्दी खां की बूढ़ी बेवा ने अवध के नवाब वजीर को पत्र लिखा है कि आप आकर मीर जाफर के विरुद्ध रामनारायण को मदद दें। क्लाइव और मीर जाफर के लिए केवल चंद महीने पहले की संधि तथा दोनों ओर की कस्मों को मिट्टी में मिलाकर अब फिर बिहार प्रांत पर चढ़ाई करना और रामनारायण को झेर करना जरूरी हो गया। क्लाइव ने इस बहाने से 50,000 सेना जमा कर ली। मीर जाफर को डर दिखलाकर उससे धन खींचने का भी क्लाइव को यह अपूर्व अवसर दिखाई दिया, किंतु मीर जाफर की माली हालत इस समय बहुत खराब थी। अव्वल तो मुर्शिदाबाद के खजाने की जो दशा उसने प्लासी से पहले समझ रखी थी, वह प्लासी के बाद न निकली। इस खजाने की आशा पर ही उसने अंग्रेज कंपनी की अलग और क्लाइव तथा उसके अनेक साथियों को व्यक्तिगत हैसियत से अलग बड़ी बड़ी रकमें देने के वादे कर रखे थे। इसमें अधिकांश वह इस समय तक दे भी चुका था। दूसरे, इन्हीं रकमों के कारण उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि फौज की कई महीने की तनख्वाहें उसके जिम्मे चढ़ गई थीं, जिससे फौज में बदअमनी बढ़ती जा रही थी। मीर जाफर से धन की वसूली। लाचार होकर मीर जाफर ने अंग्रेजों से यह प्रार्थना की कि कंपनी का जो देना मेरे जिम्मे बाकी रह गया है उसमें कुछ कमी कर दी जाए। मालूम होता है कि क्लाइव ने उसे इसकी आशा भी दिखा रखी थी। इसी उद्देश्य से मीर जाफर ने कई बार बड़ी बड़ी रकमें बतौर रिश्वत क्लाइव को भेंट की। इन रकमों के संबंध में सन 1777 ईस्वी में पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए क्लाइव ने कहा था, नवाब की दरियादिली ने मुझे सहज ही धनवान बना दिया है। किंतु कमी करना तो दूर रहा, ऐन उस मौके पर जबकि बिहार पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी हो गई थी, क्लाइव ने कंपनी की एक एक पाई चुकाए बिना कदम उठाने से इनकार कर दिया। पिछली रकमों के अलावा और भी नई नई रकमें इस अवसर पर मीर जाफर से तलब की गईं। क्लाइव का बल इस समय तक खूब बढ़ चुका था। उसके पास 50,000 सेना मीर जाफर को कुचल देने के लिए मौजूद थी। मीर जाफर को तरह तरह के डर दिखाए गए और उसे लाचार होकर झुकना पड़ा। इतिहास लेखक मैल्कम लिखता है कि इस अवसर पर एक रकम सेना के गैर मामूली खर्चों के लिए वसूल कर ली गई। जो जमीनें कंपनी को दी गई थीं, उनके परवाने बाकायदा जारी करा लिए गए। दरबार से हुक्म जारी कराए गए कि नवाब के पहले 6 महीने के कर्ज की तमाम बकाया रकम तुरंत चुका दी जाए। बाकी तमाम कर्जों को चुकाने के लिए उस समय तक, जब तक कि कर्जा पूरा न हो जाए, बर्धमान, नदिया और हुगली 3 जिलों की सरकारी मालगुजारी कंपनी के नाम करा ली गई। क्लाइव ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम 8 फरवरी सन 1758 के पत्र में लिखा, इससे अब हमारे कर्जे का चुकाया जाना नवाब के हाथों से बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है।
याद रखना चाहिए, इस कर्जे में एक कौड़ी ऐसी न थी जो कंपनी ने या किसी अंग्रेज ने कभी मीर जाफर को सचमुच कर्ज दी हो। यह वह धन था जो मीर जाफर ने गद्दी के बदले में अंग्रेजों को देने का वादा कर लिया था। राजा रामनारायण से समझौता। क्लाइव और मीर जाफर अब 50,000 सेना के साथ पटना की ओर बढ़े। 4 महीने से ऊपर यह भारी सेना मैदान में रही। इसका सारा खर्च मीर जाफर पर पड़ा, किंतु गोली एक भी न चलने पाई। क्लाइव इस समय मीर जाफर को खासा चकमा दे रहा था। रामनारायण जैसे आदमी को सदा के लिए अपना शत्रु बना लेना अंग्रेजों के लिए हित करना था। क्लाइव का उद्देश्य इस समय रामनारायण पर कंपनी के बल का सिक्का जमाना, उसे मीर जाफर की ओर से सशंक कर देना, उससे धन वसूल करना और अंत में स्वयं मध्यस्थ बनकर रामनारायण के हक में फैसला करा देना मालूम होता था। 23 फरवरी सन 1758 को पटना में दरबार हुआ। क्लाइव ने मध्यस्थ का आसन लिया। मीर जाफर का बेटा मीरन नाम के लिए बिहार का नवाब बनाया गया और शासन का तमाम अधिकार मीरन के नायब की हैसियत से ज्यों का त्यों राजा रामनारायण के हाथों में छोड़ दिया गया। इस अनुग्रह के बदले में रामनारायण से 7 लाख रुपए नकद वसूल किए गए। इतिहास लेखक ऑर्म लिखता है, क्लाइव की जो मुराद थी वह सब पूरी हो गई। कुछ दिनों के बाद एक पत्र में क्लाइव ने रामनारायण को अंग्रेजों का पक्का हित साधक लिखा। क्लाइव अपने मालिकों को भी नहीं भूला। उन दिनों जितना शोरा बंगाल में बिकता था, सब पटना से ऊपर के प्रदेश में तैयार होता था। क्लाइव ने अब नवाब पर जोर देकर शोरा तैयार कराने का ठेका कंपनी के नाम हासिल कर लिया। इससे कंपनी की आमदनी और बढ़ गई तथा शोरा बनाने वाले सब देसी कारीगर अंग्रेजों के मजदूर और उनकी रियाया बनकर रह गए। मई सन 1758 ईस्वी में क्लाइव मुर्शिदाबाद लौटा। कुछ दिनों बाद मीर जाफर भी अपनी राजधानी वापस आ गया। शाहजादे अली गौहर की बिहार यात्रा। मीर जाफर और रामनारायण दोनों पर अब एक नई आफत टूटी। जिस तरह मीरन केवल नाम के लिए बिहार का नवाब बना दिया गया था, उसी तरह एक अरसे से दिल्ली सम्राट के बड़े बेटे को नाम मात्र के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार कहा जाता था। शाहजादे को यह खिताब केवल एक मान सूचक खिताब था और मुर्शिदाबाद के सूबेदार सम्राट के अधीन सूबेदारी के सब फर्ज अदा करते थे। अब शाहजादा अली गौहर अपने इस खिताब को सार्थक करने के लिए सेना सहित बंगाल की ओर बढ़ा। बंगाल की हाल की बगावत, अंग्रेजों और मीर जाफर के अन्याय तथा प्रजा की शोकजनक हालत की खबर सम्राट के दरबार तक पहुंच चुकी थी। शाहजादे के आने का इन बातों के साथ अवश्य कुछ न कुछ संबंध था। मीर जाफर शाहजादे के आने का समाचार पाते ही डर गया। उसने क्लाइव से फौरन मदद चाही। उस समय तक शाहजादा पटना पहुंच चुका था और रामनारायण ने अपनी वफादारी और विनम्र व्यवहार से शाहजादे को प्रसन्न कर लिया था। कहते हैं, क्लाइव और मीरन के पहुंचने पर मुर्शिदाबाद की सेना और शाहजादे की सेना में कुछ लड़ाई भी हुई। मालूम नहीं इस लड़ाई का होना कहां तक सच है। मुर्शिदाबाद की सेना का शाहजादे की जबरदस्त सेना पर विजय प्राप्त कर सकना नामुमकिन था। उस समय के उल्लेखों से जाहिर है कि क्लाइव ने शाहजादे के सामने अपनी सम्राट भक्ति का पूरा प्रदर्शन किया और शाहजादे को अपनी ओर कर लिया। अंत में कुछ समझौता हो गया। शाहजादा अपनी सेना सहित दिल्ली की ओर लौट आया और मीर जाफर का डर कुछ समय के लिए दूर हो गया। क्लाइव की जागीर। मुर्शिदाबाद पहुंचकर इस नए एहसान के बदले में क्लाइव ने मीर जाफर से अपने लिए साम्राज्य के उमरा का खिताब और एक जागीर हासिल की, जो जमींदारी कलकत्ता के आसपास कंपनी को मिली हुई थी। उसके मालिकाने के रूप में कंपनी को हर साल 3 लाख रुपए नवाब की सरकार में जमा कराने पड़ते थे। अब से
यह सब जमींदारी क्लाइव की निजी जागीर बन गई और बजाय मुर्शिदाबाद की सरकार के, क्लाइव खुद इस 3 लाख सालाना का कंपनी से हकदार हो गया। क्लाइव इस समय एक हिंदुस्तानी नवाब बना हुआ था। क्लाइव की इस जागीर का, जिसे अपने असहाय गधे मीर जाफर से हथिया लेना उसके लिए कुछ भी कठिन न था, अंग्रेज इतिहास लेखक बड़े अभिमान के साथ जिक्र करते हैं। सबसे धनवान अंग्रेज। बंगाल की गद्दी के बदले में मीर जाफर ने जितना धन अंग्रेजों को देने का वादा किया था, उसकी एक एक पाई वसूल की जा चुकी थी। व्यापार के लिए बंगाल में अनेक नई रियायतें कंपनी को नवाब से मिल चुकी थीं और इन बाकायदा रियायतों के अलावा अनेक चीजों की तिजारत का ठेका कंपनी ने जबरदस्ती अपने हाथों में ले रखा था। तीनों प्रांतों में अंग्रेजों के छल और बल दोनों का सिक्का जम चुका था। क्लाइव, जो कुछ साल पहले एक निर्धन क्लर्क की हैसियत से भारत आया था, इस समय शायद संसार में सबसे अधिक धनवान अंग्रेज था। इस तरह बहुत हद तक अपना मतलब पूरा कर फरवरी सन 1760 में क्लाइव अपनी जन्मभूमि इंग्लिस्तान के लिए रवाना हो गया। क्लाइव की भारत में अंग्रेजी राज कायम करने की योजना, किंतु अपनी कौम के लिए क्लाइव की इच्छाएं और उमंगें अभी बेहद बढ़ी हुई थीं। उसके नीचे लिखे पत्र से मालूम होता है कि भारत में अंग्रेजी राज कायम करने के विषय में क्लाइव का दिमाग किस तरह काम कर रहा था। 7 जनवरी सन 1759 को इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने यह पत्र लिखा। अंग्रेजी फौज की कामयाबी के जरिए इस देश में एक महान क्रांति की जा चुकी है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई है जिससे कंपनी को बड़े जबरदस्त फायदे हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक दर्जे तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर अभी बहुत कुछ और किया जा सकता है, बशर्ते कि कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहे जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे की जबरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हों। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की जरूरत दर्शा दी है कि उन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वे अपने इस समय के धन और इलाके को और बढ़ाने के सबसे पहले मौके से फायदा उठा सकें। 2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्दी ही फिर आने वाला है। मौजूदा सूबेदार बूढ़ा है और उसका नौजवान बेटा इतना जालिम और निकम्मा है तथा अंग्रेजों का इतना खुला दुश्मन है कि इस नवाब के बाद उसे गद्दी पर बैठने देना करीब करीब खतरनाक होगा। केवल 2000 यूरोपियनों की छोटी सी सेना हमें इन दोनों की ओर से बेखटक कर देगी, और यदि इनमें से कोई हमारे साथ लड़ने की हिम्मत करेगा तो इस सेना द्वारा हुकूमत की पूरी बाग हम खुद अपने हाथों में ले सकेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को अपने राजाओं के साथ किसी तरह का प्रेम नहीं है, इसलिए इस तरह का काम कर डालने में हमें और भी कम कठिनाई होगी, किंतु मुमकिन है इतना बड़ा राज एक तिजारती कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हो जाए, और मुझे डर है कि बिना अंग्रेज कौम की सहायता के अकेली कंपनी इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल सकती। खूब सोचने की बात है कि यह तमाम नक्शा बिना अपनी मातृभूमि पर खर्च का बोझ डाले पूरा किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में अपना राज कायम करने के लिए इंग्लिस्तान से एक छोटी सी सेना इसलिए काफी होगी क्योंकि हम जब अपने काले सिपाही चाहें यहां जमा कर सकते हैं। केवल इतना और कहूंगा कि मैंने आपके सिवाय किसी और को यह बात नहीं लिखी, और मैं आपको भी कष्ट न देता यदि मुझे इस बात का विश्वास न होता कि अपनी कौम के फायदे की जो भी तजवीज आपके सामने रखी जाएगी आप उसका अच्छी तरह स्वागत करेंगे। मैं बंगाल के अंदर, बल्कि आमतौर पर भारत के अंदर अंग्रेजों की उस समय की योजनाओं का यह खासा सुंदर और सच्चा चित्र है। इस पत्र से यह भी साबित है कि अंग्रेज इस समय बंगाल में
मीर जाफर और मीरन दोनों के खिलाफ दूसरी बगावत खड़ी करने का फैसला कर चुके थे। मीरन की दूरदर्शिता। मीरन एक समझदार युवक था। अंग्रेजों की चालों और नीयत को वह इस समय तक खासा पहचान गया था। मीर जाफर भी इन लोगों की दोस्ती से बेजहार हो चला था। खासकर मीरन अपने बाप को अक्सर सलाह दिया करता था कि किसी तरह इन लोगों के पंजे से निकलने की कोशिश की जाए। यही वजह थी कि क्लाइव गद्दी पर मीरन को बैठने देना खतरनाक समझता था। क्लाइव के बाद ब्लैक होल के किस्से को गढ़ने वाला मशहूर जालसाज हालवेल कलकत्ता का गवर्नर नियुक्त हुआ। 5 महीने बाद जुलाई सन 1760 में हेनरी वंसीटाट ने उसकी जगह ली। केलो काइलैंड बंगाल में कंपनी की सेनाओं का प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ। सम्राट शाह आलम की बंग यात्रा। सन 1759 के अंत में शहजादे अली गौहर ने दूसरी बार बिहार पर फौजकशी की। इस बीच बंगाल की अफसोसनाक हालत की अनेक शिकायतें मुगल दरबार तक पहुंच चुकी थीं। इसके सिवा नाम को तो बंगाल अभी तक सम्राट के अधीन था, किंतु आए दिन की बगावत के सबब बंगाल से दिल्ली खिरात जाना कई साल से बंद था। इन शिकायतों को दूर करना और शाही खिराज वसूल करना शाहजादे की इस चढ़ाई का उद्देश्य था। शाहजादे की सेना ने अभी बिहार प्रांत में कदम रखा ही था कि उसे सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु का समाचार मिला। शाहजादा अली गौहर अब दिल्ली से बाहर होते हुए भी शाह आलम द्वितीय के नाम से सम्राट हुआ और भारत सम्राट ही की हैसियत से उसने बिहार में प्रवेश किया। शाह आलम अब मुगल साम्राज्य का अनन्य अधिपति था। उसकी फरमाबरदारी हर सूबेदार, तमाम प्रजा और यूरोपीय व्यापारियों सब पर वाजिब थी। किंतु अंग्रेजों की नीति उसकी तरफ कुछ अजीब रही। एक तरफ उन्होंने मीर जाफर और मीरन दोनों पर इस बात के लिए जोर दिया कि आप लोग अपनी सेना सहित पटना पहुंचकर सम्राट का मुकाबला कीजिए, और सम्राट की सेना के बिहार में प्रवेश करते ही कर्नल केलो फौरन अपनी सेना लेकर कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ा। वहां से मीरन के अधीन नवाब की कुछ सेना साथ लेकर 18 जनवरी सन 1760 को सम्राट की सेना के मुकाबले के लिए पटना की ओर रवाना हुआ। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मीर जाफर और मीरन दोनों से ऊपर ही ऊपर सम्राट शाह आलम से गुप्त बातचीत शुरू कर दी। सम्राट के खिलाफ खुली बगावत। अंग्रेजों का अब शाह आलम से लड़ने के लिए तैयार हो जाना इतिहास लेखक मिल के शब्दों में खुली बगावत थी। गवर्नर हालवेल यह भी लिखता है, शाह आलम ने अंग्रेजों की सब शर्तें मंजूर कर लेने की रजामंदी प्रकट की। मालूम नहीं ये क्या शर्तें थीं और बाद में उनका क्या हुआ। कर्नल केलो ने अपने पत्रों में इस बात की शिकायत की है कि मीरन ने सम्राट के विरुद्ध उसका वैसा साथ नहीं दिया जैसा वह चाहता था। निस्संदेह मीर जाफर और मीरन दोनों सम्राट से लड़ने के खिलाफ थे, किंतु केलो उन्हें लड़ाना चाहता था। इस पर एक ओर अंग्रेजों और दूसरी ओर उन दोनों में खासा मतभेद हो गया। अंग्रेजों और मीरन में पहले से ही भीतर बदगुमानी भी बढ़ रही थी। मुर्शिदाबाद की सेना के पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों का पक्का हितसाधक रामनारायण अपनी सेना लेकर शाह आलम के मुकाबले के लिए पटना से बाहर निकला। इस मामले में वह पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में खेल गया। सम्राट की सेना ने उसे हरा दिया, झकमी करके पीछे हटा दिया और पटना का मुहासरा शुरू कर दिया। 15 फरवरी को केलो और मीरन की सेनाएं पटना पहुंची। सम्राट और अंग्रेजों में गुप्त पत्र व्यवहार पहले से जारी था। सम्राट की सेना मुहासरे से हट गई। 22 फरवरी को दिल्ली और बंगाल की सेनाओं में थोड़ी सी लड़ाई हुई, जिसमें मीरन को कुछ चोट आई। न जाने अंग्रेजों ने सम्राट को क्या समझाया कि सम्राट की सेना अब खुद ब खुद वहां से मुड़कर मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ी। मीरन सम्राट की सेना का पीछा करने के खिलाफ था, किंतु केलो ने 29 फरवरी
सन 1760 को उसे पटना छोड़ने पर मजबूर किया। मालूम होता है मीरन और मीर जाफर दोनों को एक हद तक मजबूरन अंग्रेजों के इशारे पर चलना पड़ता था। 4 अप्रैल को केलो और मीरन की सेना मीर जाफर की सेना से आ मिली। 6 अप्रैल को जबकि दिल्ली और बंगाल की सेनाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गईं, केलो ने मीर जाफर पर फिर जोर दिया कि आप सम्राट की सेना पर हमला कीजिए, किंतु मीर जाफर और मीरन ने मंजूर न किया। 3 दिन के अंदर सम्राट की सेना फिर उसी रास्ते बिहार की ओर लौट गई। इस समय अंग्रेजों की ओर से क्या क्या गुप्त साजिशें अंदर ही अंदर चल रही थीं, इस बात की कुछ झलक कंपनी के डायरेक्टरों के एक सरकारी पत्र से मिलती है। उसमें डायरेक्टरों ने लिखा है कि कुछ अंग्रेजों ने ही कर्नल केलो पर यह इल्जाम लगाया था कि इस मौके पर उसने गुप्त तरीके से सम्राट को मरवा डालने का भी उद्योग किया था, किंतु वह सफल न हो सका। शाह आलम की अनिश्चितता। कर्नल केलो खुद मीर जाफर और मीरन की सेनाओं के साथ उन्हीं के खेमों में ठहरा रहा और कप्तान नाक्स को उसने कुछ सेना सहित पटना की ओर भेजा। यह सब वृत्तांत हम कर्नल केलो के बयान के आधार पर दे रहे हैं। मीरन और मीर जाफर दोनों को इस तरह नजरबंद रखने का एक सबब यह भी था कि कहीं वे अंग्रेजों के खिलाफ सम्राट से न मिल जाएं। अंग्रेज यह भी नहीं चाहते थे कि सम्राट से उनकी बातचीत का उन्हें पता लगे। सम्राट की सेना के सामने या तो पहले से कोई निश्चित कार्यक्रम न था, या शाह आलम को राजधानी के खाली होने के कारण दिल्ली लौटने की जल्दी थी। जो कुछ रहा हो, 2 बार पटना पर चढ़ाई करके कप्तान नाक्स के पहुंचते ही न जाने सम्राट और अंग्रेजों में क्या बातचीत हुई कि सम्राट की इतनी जबरदस्त सेना शहर का मुहासरा छोड़कर दिल्ली की ओर लौट गई। मीरन की हत्या। कहा जाता है कि पूर्णिया का नवाब खुद्दाम हुसैन, जिसे मीर जाफर ने 2 साल पहले युगल सिंह की जगह वहां का नवाब नियुक्त किया था, अब अपनी सेना सहित मीर जाफर के खिलाफ सम्राट की सहायता के लिए आ रहा था। केलो और मीरन उसके मुकाबले के लिए बढ़े। मीरन पूर्णिया के नवाब से लड़ना नहीं चाहता था, किंतु अंग्रेज मीरन को उससे लड़ाकर पूर्णिया के नवाब का भी नाश करना चाहते थे। कंपनी की सेना और पूर्णिया की सेना में कुछ लड़ाई हुई, किंतु केलो का बयान है कि मीरन ने इस काम में अंग्रेजों को मदद न दी, इसीलिए अंग्रेज अकेले पूर्णिया के नवाब पर विजय प्राप्त न कर सके। 2 जुलाई तक केलो और मीरन की सेनाएं साथ साथ नवाब पूर्णिया की सेना के पीछे पीछे चलती रहीं। केलो की खुद्दाम हुसैन पर दोबारा अकेले हमला करने की हिम्मत न थी और मीरन इसमें उसका साथ देने को किसी तरह राजी न था। केलो और मीरन में बदगुमानी बढ़ी। 2 जुलाई की आधी रात को मीर जाफर का बेटा और मुर्शिदाबाद का युवराज मीरन एकाएक अपने बिछौने पर मरा हुआ पाया गया। कहा गया कि मीरन पर बिजली गिर पड़ी। सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान एडमंड बर्क ने इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के सामने बड़ी सुंदरता से दिखलाया कि यह कैसी विचित्र बिजली थी। जिस खेमे के नीचे मीरन सो रहा था, उस पर या उसके कपड़े पर बिजली का जरा भी असर नहीं हुआ और उसके नीचे सोया हुआ मीरन मर गया। बिजली के गिरने की आमतौर पर बड़ी जबरदस्त आवाज होती है जो मीलों तक सुनाई देती है, किंतु जो बिजली मीरन पर गिरी उससे खेमे के चारों ओर सोए लाखों सिपाहियों और दूसरे आदमियों में से किसी एक की भी आंख न खुली। मीरन उस समय सचमुच अंग्रेजों के पहलू में एक कांटा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मीरन को मार डाला गया और इस हत्या में कर्नल का खास हाथ था। इस हत्या के ठीक 1 महीने बाद हालवेल ने नए अंग्रेज गवर्नर वंसीटाट को लिखा। दरबार में एक दल खड़ा हो गया था जिसके 2 नेता नवाब का बेटा मीरन और राजा राजवल्लभ थे। ये लोग अंग्रेजों के जुए को अपने कंधों पर से हटाने के लिए रोज तदबीरें सोचा करते थे और लगातार नवाब पर जोर देते रहते थे कि जब तक यह न हो सकेगा तब तक नवाब की हुकूमत केवल नाम की हुकूमत रहेगी। सारी सेना को पटना लौटा लाया गया और पटना लौट आने तक
मीरन की मौत को उसकी सेना से छिपाकर रखा गया। बंगाल की दर्दनाक हालत। बंगाल और वहां की प्रजा की हालत इस समय बड़ी दर्दनाक थी। मुसलमान इतिहास लेखक मौलवी बदरुद्दीन अहमद उस समय की हालत को बयान करते हुए लिखता है, कंपनी और उसके खास मुलाजिमों से अलग अलग जो बड़े बड़े वादे कर लिए गए थे, उन्हें पूरा करने में नाजिम मीर जाफर के खजाने का एक एक सिक्का दिया जा चुका था। बंगाल दिवालिया हो चुका था और तेजी के साथ अराजकता की ओर बढ़ा जा रहा था। शाहजादे की फौजदारी से वहां की हालत और भी खराब हो गई थी। उससे नाजिम की पूरी बेबसी जाहिर हो गई थी और कंपनी को पता चल गया था कि बाहर के हमलों से अपने इलाके की रक्षा करने के लिए नाजिम हर तरह से हरमी पर निर्भर है। कंपनी की व्यापार संबंधी ज्यादती। बंगाल की प्रजा ने अपनी कमाई के पैसों से संचित मुर्शिदाबाद के खजाने को अपनी आंखों के सामने ढुल ढुल कर विदेशियों के हाथों में जाते हुए देखा। आए दिन के संग्रामों और फौजों के आने जाने के कारण देश की खेती पर मिट्टी छितर गई थी और उद्योग धंधों का नाश हो रहा था। इस पर देश के एक एक व्यापार के ऊपर कंपनी जबरदस्ती अपना अधिकार जमाती जा रही थी। मिसाल के लिए नमक, छालियाओं, इमारती लकड़ी, तंबाकू, सूखी मछली इत्यादि का व्यापार, देशवासियों की रोजी और सूबेदार की आमदनी, दोनों का उन दिनों एक खास जरिया था। इसी कारण इस तरह की कई चीजों का व्यापार शुरू से ही यूरोप निवासियों के लिए इस देश में बंद कर दिया गया था। विदेशी व्यापारियों के नाम सम्राट की स्पष्ट आज्ञाएं इस विषय में मौजूद थीं। फिर भी प्लासी के फौरन बाद अंग्रेजों ने ये सब व्यापार जबरदस्ती अपने हाथों में ले लिए। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठने के 1 महीने के अंदर क्लाइव से इस जबरदस्ती की शिकायत की। कुछ देर के लिए कुछ रोकथाम का ढोंग भी रचा गया, किंतु अंत में किसी ने परवाह न की। शोरे का ठेका कंपनी को मिल ही चुका था। इस सब से राज की आमदनी में बहुत बड़ी कमी होती जा रही थी और प्रजा के अंदर दुख, दरिद्रता और बदअमनी तेजी से बढ़ती जा रही थी। इस पर तारीफ यह कि जब कभी मीर जाफर अपने राज के आर्थिक, सैनिक या किसी प्रबंध में भी किसी तरह का सुधार करना चाहता था तो उसे फौरन रोक दिया जाता था। मीर जाफर भी गद्दी पर बैठने के चंद महीने के अंदर अपनी बेबसी को समझने लगा था और अनुभव करने लगा था कि अंग्रेजों की नई मित्रता ने उसे और उसके देश दोनों को चुपचाप नाक की लपेटों की तरह जकड़ लिया था। सिराजुद्दौला के साथ उसके विश्वासघात का फल अब मीर जाफर और उसकी प्रजा दोनों को भोगना पड़ रहा था। बंगाल में दूसरी बगावत की तैयारी। सिराजुद्दौला की हत्या को अभी 3 साल भी पूरे न हुए थे। मीर जाफर ने जो संधि अंग्रेजों के साथ की थी, उसकी तमाम शर्तों को वह अक्षरशः पूरा कर चुका था। संधि से बाहर भी अनेक बेजा मांगें पै दर पै जाफर के सामने पेश की जा चुकी थीं और जबरदस्ती पूरी कराई जा चुकी थीं। देश और प्रजा की यह हालत थी। इस स्थिति में अपने सच्चे मित्र जाफर को लात मारकर उसकी जगह किसी और ऐसे मनुष्य को गद्दी पर बिठाने के लिए जिसके द्वारा बंगाल को और अधिक सफलता के साथ चूसा जा सके, अंग्रेजों ने अब उस दूसरी बगावत के लिए तदबीरें शुरू कर दीं, जिसका इशारा ऊपर क्लाइव के एक पत्र में आ चुका है। मीर जाफर एक बहुत बड़ी रकम गवर्नर हालवेल को नकद भेंट कर चुका था। फिर भी हालवेल पहले दिन से इस दूसरी बगावत की धुन में था। मई सन 1760 में गवर्नर हालवेल और कर्नल केलो के बीच इस नए षड्यंत्र के संबंध में गुप्त पत्र व्यवहार शुरू हो गया। जुलाई में गवर्नर वंसीटाट के आने पर इस षड्यंत्र ने शक्ल ली। हालवेल और केलो के उस समय के बयानों में मीरन की मौत का साफ इस तरह जिक्र आता है, जिससे मालूम होता है कि मीरन की हत्या इसी षड्यंत्र का एक अंग थी। सितंबर सन 1760 में इस षड्यंत्र को अंतिम रूप देने और मीर जाफर से छेड़छाड़ शुरू करने का बहाना ढूंढने के लिए वंसीटाट के सभापतित्व में
कलकत्ता में कई गुप्त सभाएं हुईं। 11 सितंबर की सभा की कार्रवाई में दर्ज है, कंपनी की धन और धरती की प्यास। कर्नल क्लाइव की क्रांति से आज तक समय समय पर हमारा प्रभाव बढ़ता गया है और उस प्रभाव को कायम रखने के लिए हमें वैसे वैसे ही अपनी फौजी ताकत भी बढ़ानी पड़ी है। अब हमारे पास 1000 से ऊपर यूरोपियन सिपाही और 5000 हिंदुस्तानी सिपाही हैं। इनका खर्च और उसके साथ साथ फौज का गैर मामूली खर्च मिलाकर इतना अधिक है कि जो जागीरें हमें मिली हुई हैं उनकी सालाना आमदनी से भी वह किसी तरह पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए नवाब से कहना चाहिए कि आप इससे कहीं अधिक सालाना आमदनी कंपनी के नाम पर कर दें और इसके पूरे पूरे और ठीक ठीक प्रबंध के लिए इस तरह के कुछ जिलों का अनन्य अधिकार कंपनी को दे दें जिनका हम बहुत आसानी से इंतजाम कर सकें। हम समझते हैं कि हमारी इस तरह की तजवीज के रास्ते में जितनी रुकावटें डाली जा सकती हैं तब अवश्य डाली जाएंगी। इस संबंध में अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति को पक्का कर लेने का एक ऐसा अच्छा मौका इस समय हमारे सामने है कि जैसा शायद फिर कभी ना आ सके। इस मौके से शक्ति और अधिकार दोनों हमें मिल सकते हैं। दूसरी खास बात जो हमें अपनी आजकल की नीति बदलने पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, धन की कमी है। यह कमी केवल हम तक ही परिमित नहीं बल्कि नीचे लिखी चीजें भी बहुत दर्जे तक उसी पर निर्भर हैं। 1. समुद्र तट की कार्रवाइयां। 2. पुदुचेरी यानी पांडिचेरी का विजय करना। 3. अगले साल बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों प्रांतों से माल लादकर इंग्लिस्तान जहाज भेजने के लिए पहले से धन का प्रबंध। यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि उस जमाने में इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की तिजारत का अर्थ यह नहीं था कि इंग्लिस्तान का बना हुआ कोई माल हिंदुस्तान में लाकर बेचा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस उद्देश्य से नहीं बनी थी, न ही इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों की उस समय यह हालत थी कि इंग्लिस्तान का बना हुआ कोई माल हिंदुस्तान में लाकर बेचने का किसी को स्वप्न में भी गुमान हो सकता। भारत से इंग्लिस्तान की तिजारत का अर्थ उस समय केवल यह था कि भारत के उद्योग धंधों और यहाँ की आंतरिक तिजारत में किसी तरह भाग लिया जाए और जिस तरह भी हो व्यापार या लूट द्वारा यहाँ से माल और धन लादकर इंग्लिस्तान भेजा जाए। मीर जाफर से नई मांगें। मीर जाफर पर किसी तरह का भी झूठा सच्चा दोष नहीं लगाया जा सका, किंतु अंग्रेज कंपनी के लिए धन और धरती की अपनी प्यास बुझाना जरूरी था। कंपनी की ओर से नई मांगें मीर जाफर के सामने पेश की गईं। इन मांगों के विषय में इतिहास लेखक मिल लिखता है, मीर जाफर की हालत शुरू से शोकजनक थी। खजाना सूंत चुका था, देश सूंत चुका था, उसके सामने बड़े बड़े अनिवार्य खर्च थे और इस पर कड़ी से कड़ी मांगें पूरी करने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। मौलवी बदरुद्दीन अहमद ने लिखा है कि जो मांगें इस समय अंग्रेजों ने मीर जाफर के सामने पेश की उनमें एक यह भी थी कि श्रीहट्ट, सिलहट और इस्लामाबाद के इलाकों में फौजदारी के अधिकार कंपनी को दे दिए जाए। मीर जाफर इस हद तक जाने के लिए तैयार न था। उसने अपने विश्वस्त, नौजवान और होशियार दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए कलकत्ता भेजा। मीर कासिम के साथ गुप्त संधि। 15 सितंबर सन 1760 की गुप्त सभा में अंग्रेजों ने यह तय किया कि मीर कासिम और राजा दुर्लभ राम इन दोनों को भी इस नई साजिश में शामिल किया जाए और राजा दुर्लभ राम की मारफत सम्राट शाह आलम को अपनी ओर करने की कोशिश की जाए। यह भी निश्चय हुआ कि कुछ मामूली लोगों को खास खास नौकरियों के वादे देकर इस साजिश में शरीक किया जाए और इस समय उनसे रुपए वसूल कर लिए जाए। मीर कासिम से बात करने के लिए गवर्नर वंसीटाट और राजा दुर्लभ राम से बात करने के लिए हालवेल नियुक्त हुए। उसी रात वंसीटाट की मीर कासिम से और हालवेल की राजा दुर्लभ राम से अलग अलग बातचीत हुई। अगले दिन गुप्त सभा में आकर वंसीटाट और हालवेल
दोनों ने अपनी अपनी सफलता का हाल सुनाया। करीब 10 दिन शर्तों को तय करने इत्यादि में खर्च हुए। इतिहास लेखक मालसेन लिखता है कि 27 सितंबर को कलकत्ता की अंग्रेज काउंसिल और मीर कासिम में एक गुप्त संधि हो गई। इसमें यह तय हुआ कि मीर कासिम को मुर्शिदाबाद दरबार का वजीर आज़म बना दिया जाए। वजीर आज़म की हैसियत से सूबेदारी के तमाम अधिकार मीर कासिम को दिलवाए जाए। मीर जाफर को केवल सूबेदार की सूखी उपाधि और व्यक्तिगत खर्च के लिए एक सालाना रकम बतौर पेंशन जिंदगी भर मिलती रहे। अंग्रेजों और मीर कासिम में स्थायी मित्रता रहे। मीर कासिम को जब जरूरत हो अंग्रेज अपनी सेना से उसकी मदद करें। इसके बदले में मीर कासिम बर्धमान, मेदिनीपुर और चट्टग्राम तीनों जिले हमेशा के लिए कंपनी के नाम कर दें। जो जवाहरात मीर जाफर ने कंपनी के पास गिरवी रखे थे उन्हें मीर कासिम नकद रुपया देकर छुड़वा ले। सम्राट शाह आलम के साथ अंग्रेज या मीर कासिम एक दूसरे से सलाह किए बिना कोई समझौता न करे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रांतों में से किसी में सम्राट के पैर जमने न दिए जाए। श्रीहट्ट जिले में चूना खरीदने के लिए अंग्रेजों को विशेष सुविधा दी जाए। अधिकार मिलते ही मीर कासिम इस उपकार के बदले में वंसी टाट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 और इसी तरह काउंसिल के दूसरे मेंबरों में से किसी को 2.5 लाख, किसी को 2 लाख इत्यादि कुल मिलाकर 20 लाख रुपए दे। इसके अलावा 5 लाख रुपए कंपनी को बतौर कर्ज दे। गवर्नर वंसी टाट, उसकी काउंसिल के दूसरे मेंबरों और मीर कासिम सबके दस्तखत इस संधि पत्र पर हो गए। यह वही मीर कासिम था जिसे मीर जाफर ने अपना विश्वस्त प्रतिनिधि बनाकर अंग्रेजों के पास बातचीत के लिए भेजा था। मीर जाफर के महल पर रात में अचानक हमला। 30 सितंबर को सौदा पक्का करके मीर कासिम कलकत्ता से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुआ। 2 अक्टूबर को मीर जाफर पर दबाव डालने के लिए गवर्नर वंसी टाट और उसके कुछ साथी कलकत्ता से निकले। मुर्शिदाबाद भगीरथी के एक ओर और कासिम बाजार की कोठी दूसरी ओर थी। 15, 16 और 18 अक्टूबर को वंसी टाट और मीर जाफर में बातचीत हुई। मीर जाफर अंग्रेजों की नई तजवीजें और मीर कासिम के इरादों का हाल सुनकर घबरा गया। उसने मीर कासिम के हाथों में शासन के अधिकार सौंपने से साफ इनकार कर दिया। अब मीर कासिम और अंग्रेजों दोनों के लिए पीछे हटना असंभव हो चुका था। 20 अक्टूबर को सवेरे सूरज निकलने से कुछ घंटे पहले कंपनी की सेना ने अचानक मीर जाफर को उसके महल में सोते हुए जा घेरा। मीर जाफर की उस समय की मानसिक स्थिति को मालेसन ने बड़े सुंदर शब्दों में चित्रित करने का यत्न किया। मीर जाफर का दुख दर्शाते हुए वह लिखता है, मीर जाफर का दुख और पछतावा। निस्संदेह उस महत्वपूर्ण सुबह बूढ़े नवाब को 3 साल पहले का वह दिन जरूर याद आया होगा जब प्लासी के मैदान में इन्हीं अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करके उसने गद्दी हासिल की थी। आज वही गद्दी उसका एक और संबंधी उसी प्रकार के छल से उसके हाथों से छीन रहा था। मीर जाफर अवश्य सोच रहा होगा, जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और कलंकित उपाय से पाया उससे मुझे क्या लाभ मिला। मैंने सिराजुद्दौला से उसका महल छीना, 3 साल तक उसी महल में नवाबी की, किंतु इन 3 वर्षों की यातनाओं के सामने मेरे जीवन के पहले 58 सालों के तमाम कष्ट भी फीके पड़ जाते हैं। वे अंग्रेज जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था आज मुझे डर दिखा रहे हैं। यदि प्लासी में मैं अपने उस बालक रिश्तेदार सिराजुद्दौला के साथ वफादार रहा होता जिसने हसरत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी, तो आज मेरी हालत कितनी अच्छी होती। निस्संदेह वे गुस्ताख विदेशी जो प्लासी से लेकर अब तक मुझ पर हुकूमत चला रहे हैं और आज मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं, यदि मैं वहीं उनके नाश का साधन बन गया होता तो आज मेरे हाथों में वास्तविक सत्ता होती। मेरा नाम इज्जत से लिया जाता
और मेरा मुल्क बच गया होता। लेकिन अब अपने महल की खिड़की से बाहर झांकते ही मुझे लाल वर्दी वाले अंग्रेज सिपाही दिखाई देते हैं, जो मेरे ही बागी रिश्तेदार के झंडे तले इकट्ठे हैं। मैंने सिराजुद्दौला के साथ जैसा व्यवहार किया था, क्या मैं मीर कासिम से अधिक दया की आशा कर सकता हूं? निस्संदेह अपने मालिक और रिश्तेदार के साथ किया गया वह विश्वासघात आज फिर मेरी आंखों के सामने जीवित हो उठा है। मीर जाफर का गद्दी से हटाया जाना। एक बार मीर जाफर ने हिम्मत करके अंग्रेजों को मुकाबला करने की धमकी दी, किंतु तुरंत ही उसने अपनी बेबसी को महसूस कर लिया। उसका साहस टूट गया, पर उसने अपने तई मीर कासिम के हाथों में सौंपने से इनकार कर दिया। उसी दिन सवेरे मीर जाफर को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया और मीर कासिम को उसकी जगह सूबेदारी की गद्दी पर बैठा दिया गया। मीर जाफर की आयु उस समय 60 साल की और मीर कासिम की करीब 40 साल की थी। 21 अक्टूबर को वंशीटाट और केलो ने इस घटना को विस्तार से बयान करते हुए सिलेक्ट कमेटी के नाम एक पत्र लिखा। उसका सार करीब करीब उन्हीं के शब्दों में इस तरह है। 15 अक्टूबर को नवाब मीर जाफर गवर्नर बंसीटाट से भेंट करने के लिए कासिम बाजार आया। अगले दिन बंसीटाट और केलो नवाब से मिलने मुर्शिदाबाद गए। दोनों दिन मामूली बातचीत होती रही। 18 तारीख को अंग्रेजों की पुरानी शिकायतों और नई मांगों पर बातचीत करने के लिए नवाब फिर कासिम बाजार आया। ये सब शिकायतें और मांगें पहले से 3 पत्रों के अंदर लिख दी गई थीं। ये पत्र बातचीत के शुरू में ही बंसीटाट ने मीर जाफर को दे दिए। मीर जाफर पत्रों को पढ़कर बहुत घबरा गया। उसने अपने महल वापस जाकर खाना खाने और सलाह करने के लिए समय चाहा, किंतु अंग्रेजों ने उस पर जोर दिया कि आप यहीं खाना मंगवाकर हाथ के हाथ तमाम मामले का फैसला कर दें। अंत में बूढ़ा मीर जाफर इस दर्जे थका हुआ था कि अंग्रेजों को मजबूर होकर उसे आराम करने और फिर विचार करने के लिए अपने महल लौटने की इजाजत देनी पड़ी। अंग्रेजों ने यह भी देख लिया कि बिना थोड़ी बहुत जबरदस्ती किए मीर जाफर राज की बाग मीर कासिम के हाथों में देने के लिए राजी न होगा। मीर जाफर के जाने के 2 घंटे बाद मीर कासिम वहां पहुंचा। मीर कासिम इस समय मीर जाफर के सामने आने से डरता था। 19 तारीख मीर जाफर को विचार करने के लिए दी गई, किंतु उस दिन मीर जाफर की तरफ से कोई जवाब न मिल सका। फौरन बंसीटाट और उसके साथियों ने जबरदस्ती करने का निश्चय किया। 19 की रात को महल के अंदर किसी त्योहार की तकरीब में दावत थी। तमाम लोग थक कर सोए हुए थे। अंग्रेजों ने उस मौके को बहुत गनीमत समझा। चुपचाप रात को 3 बजे कर्नल केलो ने 2 कंपनी गोरों की और 6 कंपनी काले सिपाहियों की लेकर नदी को पार किया। पौ फटते फटते मीर कासिम और उसके कुछ आदमियों को साथ लेकर मीर जाफर को महल के अंदर सोते हुए जा घेरा। सब कार्रवाई अच्छी तरह गुप्त रखी गई। चूंकि महल के अंदर के सहन के फाटक बंद थे, इसलिए केलो ने बाहर के सहन में अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया। मीर जाफर के पास वंसीटाट का एक पत्र भेजा गया। मीर जाफर पत्र पढ़कर एक बार क्रोध से भर गया। उसने मुकाबले का इरादा जाहिर किया। करीब 2 घंटे तक संदेश आते जाते रहे। अंत में अपनी बेबसी को पूरी तरह अनुभव कर मीर जाफर ने मीर कासिम को बुला भेजा और गद्दी उसके सुपुर्द कर देने की रजामंदी दी। मीर कासिम ने शासन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। उसने फौज की पिछली तनख्वाहों की बकाया अदा करने और सम्राट को खिराज भेजते रहने का वादा किया। इस तरह 20 अक्टूबर को सवेरे मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से अलग किया गया और उसकी जगह मीर कासिम अली खां के नाम की नौबत बजने लगी। अंग्रेज दुभाषीय लशिंगटन के अनुसार मीर जाफर ने अंत में कर्नल केलो से जो कुछ कहा वह यह था, आप ही लोगों ने मुझे गद्दी पर बिठाया था, आप चाहें तो मुझे उतार सकते हैं।
आप लोगों ने अपने वादों को तोड़ना मुनासिब समझा। मैंने अपने वादे नहीं तोड़े। अगर मेरे दिल में इसी तरह की चालें होती और मैं चाहता तो 20,000 फौज जमा कर सकता था और आपसे लड़ सकता था। मेरे बेटे मीरन ने मुझे इन सब बातों के बारे में पहले ही से आगाह कर दिया था। बंगाल की इस दूसरी बगावत का यह सारा बयान उस बगावत के करता धरता अंग्रेजों ही की ज़बानी दिया गया है। मीर जाफर पर झूठे दोष। मीर जाफर के साथ इस व्यवहार को जायज करार देने के लिए उस पर कुछ न कुछ इल्जाम लगाना आवश्यक था। 10 नवंबर सन 1760 को कलकत्ता में अंग्रेज अफसरों की एक सभा हुई, जिसमें कंपनी के डायरेक्टरों के नाम मशहूर जालसाज हालवेल का लिखा हुआ वह पत्र पढ़ा गया, जिसका जिक्र ऊपर एक जगह आ चुका है। उस पत्र में लिखा था, नवाब जाफर अली खां निहायत जालिम और लालची तबीयत का आदमी था, साथ ही बड़ा काहिल भी था, और उसके आसपास के आदमी या तो नीच, गुलाम और खुशामदी थे, या उसकी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के जरिए थे। इस तरह के हर श्रेणी के लोगों की बेहद मिसालें मौजूद हैं, जिनका बिना किसी वजह के उसने खून कर डाला। इसके बाद इसी पत्र में पिता या पति के नाम समेत बड़ी तफसील के साथ अनेक ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की सूची दी गई है, जिनकी बाबत कहा गया कि मीर जाफर ने उन्हें मार डाला। किंतु 1 अक्टूबर सन 1765 को मीर जाफर की मौत के बाद क्लाइव और उसके साथियों ने डायरेक्टरों के नाम एक दूसरा पत्र भेजा। उसमें लिखा है, हम आपको सूचित कर देना अपना फर्ज समझते हैं कि मिस्टर हालवेल ने जिन भयंकर हत्याओं का इल्जाम मीर जाफर पर लगाया है, वे उस नवाब के चरित्र पर झूठे कलंक और उसके साथ जुल्म हैं। उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। जिन स्त्री पुरुषों की हालवेल के उस पत्र में सूची दी गई है और कहा गया है कि मीर जाफर ने उन्हें मरवा डाला, सिवाय 2 के, उनमें से सब इस समय जिंदा हैं। न जाने इसी तरह के और कितने झूठ सिराजुद्दौला और मीर जाफर दोनों के खिलाफ इस समय तक प्रचलित हैं और इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं। मीर जाफर को गद्दी से उतारकर कलकत्ता में नजरबंद रखा गया। उसके खर्च के लिए 2,000 रुपये माहवार नियत किए गए। कहते हैं कि इस पर बूढ़े मीर जाफर ने करबला जाने की इजाजत चाही और उसके लिए खर्च की दरख्वास्त की, किंतु उसे करबला जाने की भी इजाजत न मिल सकी। कंपनी और अंग्रेजों को लाभ। अब केवल यह देखना बाकी है कि मीर जाफर के साथ इस विश्वासघात से अंग्रेजों और अंग्रेज कंपनी को क्या क्या लाभ पहुंचे। सबसे पहले 3 जिले बर्धमान, मेदिनीपुर और चट्टग्राम, जिनकी सालाना आमदनी तमाम बंगाल की आमदनी की 1/3 थी, सदा के लिए कंपनी के हवाले कर दिए गए। इन तीनों जिलों के लिए मुर्शिदाबाद के दरबार से कंपनी के नाम अलग अलग संदें जारी कर दी गईं। बर्धमान के लिए जो सनद जारी की गई, उसमें लिखा है, वहां के जमींदार और काश्तकार दोनों पहले की तरह कायम रहेंगे। केवल सरकारी मालगुजारी का जो रुपया अभी तक सूबेदार के कर्मचारी वसूल करके मुर्शिदाबाद भेजा करते थे, वह आइंदा कंपनी के नौकर वसूल करके कंपनी के पास कलकत्ता भेजा करेंगे, और इस धन के खर्च से कंपनी साम्राज्य की रक्षा के लिए या जब जरूरत हो सम्राट या सूबेदार की मदद के लिए 500 यूरोपियन सवार, 2000 यूरोपियन पैदल और 8000 हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक सेना रखेगी। इसी तरह की संदें मेदिनीपुर और चट्टग्राम के लिए भी जारी की गईं। इसके अलावा वंसी टाट और केलो ने कलकत्ता कमेटी को लिखा, निस्संदेह कंपनी को बड़ा लाभ हुआ है। पटना की फौज को देने के लिए कर्नल के हाथ रुपये की रकम भेजी जाएगी, और हमें यह भी आशा है कि इसके अलावा कलकत्ता भेजने के लिए हमें 3 या 4 लाख रुपए और मिल जाएंगे, जिनसे कंपनी की वहां की और मद्रास की इस समय की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। कंपनी की टकसाल। सिराजुद्दौला ने एक बार कंपनी को अलग टकसाल कायम करने से रोक दिया था। बाद में कुछ शर्तों के साथ उसे इजाजत देनी पड़ी, किंतु इस पर भी सिराजुद्दौला के समय में
कंपनी की टकसाल बंगाल में कायम न हो सकी। इतिहास लेखक ऑर्म लिखता है, प्लासी के युद्ध के बाद कलकत्ता में कंपनी की टकसाल कायम हुई और 19 अगस्त 1757 को पहले पहल कंपनी के नाम के रुपये ढाले गए। फिर भी 3 साल तक अंग्रेजों को इस टकसाल से अधिक लाभ न हो सका, क्योंकि बंगाल भर में मुर्शिदाबाद के सरकारी रुपयों के सामने कंपनी के रुपयों को उनमें चांदी कम होने के कारण बिना बट्टे कहीं कोई न लेता था। अब अंग्रेजों को इस असुविधा को दूर करने का मौका मिला। 20 अक्टूबर को गद्दी पर बैठते ही मीर कासिम ने कंपनी के नाम एक परवाना जारी किया, जिसमें उसने उन्हें अपनी कलकत्ता की टकसाल में अशर्फियां और रुपये ढालने की इजाजत दी, इस शर्त पर कि कंपनी के सिक्के वजन और धातु में मुर्शिदाबाद के सरकारी सिक्कों के बिल्कुल बराबर हों। इसके साथ साथ उसने एक कड़ा हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी सराफ या सौदागर कलकत्ता के सिक्कों को लेने से इनकार न करे, न उन पर किसी तरह का बट्टा मांगे। इससे सरकारी आमदनी की एक बड़ी मद टूट गई और मुर्शिदाबाद दरबार की माली और राजनीतिक स्थिति को और अधिक धक्का पहुंचा। नवाब और उसकी प्रजा के साथ यह जबरदस्त अन्याय था, किंतु कंपनी के लिए आमदनी की और जैसा आगे चलकर साबित हुआ जालसाजी की एक बहुत बड़ी नई मद खुल गई। कंपनी को इस तरह जो कुछ लाभ हुआ, उसके अलावा मीर कासिम ने इस एहसान के बदले में वंशी टाट और उसके साथियों को 20 लाख रुपए नकद बतौर नजराने के भेंट किए। अनेक इतिहास लेखकों ने कड़े शब्दों में मीर जाफर के साथ अंग्रेजों के इस विश्वासघात की आलोचना की है। इतिहास लेखक डारेंस लिखता है, उन लोगों तक में जिन्होंने यूरोप निवासियों को दिखाने के लिए यूरोप वालों की एशियाई करतूतों पर मुलम्मा चढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, इस अन्याय को लगभग कोई भी क्षम्य नहीं कहता। मीर जाफर और कंपनी के बीच मित्रता की कस्में खाई जा चुकी थीं और वह मित्रता खून से पक्की की जा चुकी थी, और यदि कभी भी ईमानदारी का कम से कम ऊपरी रूप बनाए रखना मनुष्य के लिए जरूरी था, तो इस मामले में कलकत्ता के गवर्नर और उसकी काउंसिल को इतनी शर्म होनी चाहिए थी। किंतु इस पर भी उस 2 लाख पाउंड के बदले जो उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से मिले और उन 3 जरखेज इलाकों के बदले जो कंपनी को मिले, इन लोगों ने अपने ऐसे मित्र और सहायक को बेच दिया जो इन पर हद से ज्यादा विश्वास करता था।